दस दिशा से बढ़े निरंतर क्रांति में ज्ञान लोकतंत्र हो भारत का सर्वश्रेष्ठ सदा फलेश न्यायम स्वतंत्रता रहे भ्रमण बंधु भाव से खिले सुमन समान अवसर हर व्यक्ति को ऐसी दृष्टि हो धारण भारतीय संविधान का उद्देश्य हमारा चिर स्मरण चिर स्मरण चिर स्मरण चिर स्मरण। जय भीम जय भीम जय मूल निवासी जय मूल निवासी जय संविधान जय संविधान जय लोकतंत्र जय लोकतंत्र जय विज्ञान जय विज्ञान जय विरसा जय विरसा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य फूले अम्बेडकरी विचारधारा पूर्वजों के सिद्धांत एवं मूल्यों के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ समर्पित एवं प्रतिबद्ध रहेंगे। हमारा उद्देश्य विचारधारा सिद्धांत मूल्य समाज तथा संगठन के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जागरूकता का काम करते रहेंगे और जरूरी मानव एवं वित्तीय संसाधन संगठन को उपलब्ध कराते रहेंगे। हम संगठन की मिशनरी लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्य प्रणाली को स्वीकार करते हैं व्यक्तिवाद का त्याग करते हैं और संविधान को स्वीकार करते हैं। इसी में हमारा और समाज का उद्धार है। जातिवाद में हमारा विश्वास नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार हम SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक एक हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम सब एक थे। हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। जय भीम जय मूल निवासी जय भारत जय संविधान जय लोकतंत्र जय विज्ञान। और इकोनॉमिक इक्वालिटी और तब है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या कहें? भारत के जो संविधान है, संविधान का वो प्रस्ताव, ये हमारा मोरालिटी, संविधान की मोरालिटी ये स्थापित करने की तरफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये स्थापित करने की ओर ले जाता है। हम इक्वालिटी लाते हैं, लेकिन अगर आर्थिक समानता देश में नहीं आएगी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ये कह रहे हैं संविधान सभा को
कि 26 जनवरी 1950 को भारत के लोगों को राजनीतिक समानता प्राप्त होगी संविधान प्रारंभ होने के साथ। लेकिन उस समय भारत के समाज आर्थिक और सामाजिक असमानता झेल रहे होंगे। समय रहते अगर सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं किया गया तो यही लोग एक रोज इस लोकतंत्र को उखाड़ करके हटा देंगे। इसीलिए सरकार को और आने वाली सरकार को पहले क्या होता है, सचेत हो जाना चाहिए। ये चेतावनी भरा भाषण 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में बताए। सोमा मुंडा मिलकर किनारे निर्णय ले लेता ना बंद कमरे में। आज की तमाम देश की जो नीतियां बनती है, each and every policy of the government of India is not decided, not derived from the field, but it is made and created in the AC room. भारत के कल्याण के लिए जो नीतियां बन रही है, वो भारत के कल्याण की नीतियां खेतों में, खलिहानों में, रोडों में, सड़कों में, जनता के बीच नहीं बन रहा, वो बंद एसी कमरे में बन रहा है। हमारे संगठन में भी मैं आऊंगा वो चीज कि जो निर्णय हो रहा है उसमें आपकी भागीदारिता क्या है, मैं आपसे पूछूंगा। जब आदिवासी आंदोलन में बिरसा साहब का आंदोलन अब अपने उत्थान की ओर आने लगा तो उसके अंदर भी घुसपैठ करने के लिए यह कोशिश की गई कि अरे भाई बिरसा, तुम क्यों लड़ाई लड़ना चाहते हो? जो लड़ाई तुम लड़ना चाहते हो जमीन के मालिकाना हक की, उस जमीन की मालिकाना हक की लड़ाई तो हम पहले से लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई क्या है? यह अहिंसक आंदोलन था, इसमें कहीं हिंसा नहीं था। और आगे जो मैं बताने वाला हूं, बिरसा ने ये देखा कि भाई ये जो सरदारी आंदोलन चल रहा है ये गांधी का उदारवादी आंदोलन जैसा है। अंग्रेज आता है, हमारे लोग को मार के चला जाता है, जमींदार आता है, हमारे गांव को जला देता है और हमको कहता है यार तुम शांत रहो, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो। जो स्वामी भक्त है उधर जमींदार का भक्त था, इधर भी भक्त है, उधर भी जमीन की लड़ाई की, इधर भी जमीन की लड़ाई है। उधर भी जमीन सबका था, इधर भी जमीन सबका है। अब ये आंदोलन चल पड़ा, बिरसा साहब चलाते हैं आंदोलन। और आप सोचो ना कितना विजनरी थे वो। अगर 50 साल जी जाते तो इस देश के लिए क्या करता। ऐसा एक योद्धा, ऐसा एक संगठन करता, ऐसे रणनीतिकार 25 साल की उम्र में बोलते हैं हैजा हो गया, ब्लड ये हो गया, फलाना हो गया और वो देते। उस कम आयु में उन्होंने संगठन निर्माण की और लोकतंत्र की बेसिक बुनियाद के आधार पर भले ही 25 साल की आयु में मर गए, लेकिन आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। उन पर हम अनुसंधान कर लोकतंत्र और संगठन की जो बेसिक बुनियाद है उस टॉपिक को